हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। दिस इज रोशन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। आज का ये 8th चैप्टर है। इसके पहले 7 चैप्टर्स जेनेटिक्स के हमने एक एक करके सारे देख लिए। ये जेनेटिक्स का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जेनेटिक्स में जितना भी कुछ सीखा है उससे एक आइडिया हमें लग गया है कि इनहेरिटेंस जो है वो जीन्स के वजह से होता है। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? सिगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। ये हमारा सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन। मतलब जो इनहेरिटेंस होता है वो न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स के वजह से होता है। जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है, ये क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, तो इसके वजह से होता है ज्यादातर इनहेरिटेंस। लेकिन कभी कभी इनहेरिटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म के वजह से भी होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये जो लिक्विड है, देखो ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्गेनल्स है जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, और ये जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस फिगर में भी देख लो, यहाँ जो ब्लू कलर का, जो स्काई ब्लू कलर का जो लिक्विड है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो कभी कभी जो इनहेरिटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म के वजह से भी होता है। इस इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहते हैं? समझ में आ गया। क्योंकि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, जीन्स, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो गया। ये न्यूक्लियस के बाहर से हो रहा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखो, जो ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो। ह्यूमंस में जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्म और ओवा, ये दोनों मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाइगोट में भी एक सेल बनेगा। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, और उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है जाइगोट का, ये ज्यादातर ओवा से आता है। ठीक है, स्पर्म से बहुत ही थोड़ा सा, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में ये साइटोप्लाज्म आता है। अब अगर जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, और वो किसके वजह से हो रहा है? साइटोप्लाज्म के वजह से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज गवर्न्ड बाय फीमेल पेरेंट। क्लियर है? ये चीजें आपको फिलहाल अभी दिमाग में रखो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स गवर्न्ड बाय द साइटोप्लाज्म और फीमेल पेरेंट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैटरनल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया। मैटरनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर साइटोप्लाज्म फीमेल पेरेंट से आता है, इसलिए मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर से इनहेरिटेंस हो रहा है, जबकि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में न्यूक्लियस के अंदर से होता था। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स कैरी लिटिल और नो साइटोप्लाज्म, मींस दिस इनहेरिटेंस इज गवर्न्ड बाय फीमेल पेरेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, फीमेल पेरेंट से होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। Genes, DNA, chromosomes are also present in the cytoplasmic organelles like chloroplast and mitochondria are solely responsible for the cytoplasmic inheritance. अब देखो, इनहेरिटेंस हो रहा है तो जीन्स तो होंगे ही, डीएनए होगा ही, क्रोमोसोम होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होता है, वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके ऊपर होता है। ठीक है, अब देखो ये कहां है? सेल में। ये हमारा सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, और ये जो हमें दिख रहा है ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट कहां है? इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनिमल सेल है। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है।
ये हमारा प्लांट सेल है, इसमें जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के वजह से होता है। जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड प्लाज्मोजीन्स और प्लाज्मोन्स। ठीक है, प्लाज्मोन्स, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं इनको प्लाज्मोजीन्स या प्लाज्मोन्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के फीचर्स को एक एक करके हम देखते हैं। अब देखो, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो जीन्स की क्वांटिटी है वो मेल और फीमेल पेरेंट दोनों के तरफ से इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करते हैं, उसमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो जाइगोट होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या इसी को हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं। ये हमारा जाइगोट है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो जीन की क्वांटिटी है फीमेल का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है और मेल का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, ये मान लो कि साइटोप्लाज्म जो कि फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया है, तो मेल की तरफ से कितना कंट्रीब्यूट किया जाएगा, हल्का सा, ये मेल की तरफ से हल्का सा कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब this quantity of cytoplasm contributed by male and this much quantity of cytoplasm contributed by female। अब इसके बाद जो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ये हो गया हमारा, मान लो इसको हम ओ लिख रहे हैं, ये जाइगोट है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादातर जो ट्रेट्स हैं वो फीमेल वाले आएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के जो ट्रेट्स हैं वो फीमेल कंट्रोल कर रहा है। तो यहां जो भी ट्रेट्स आएंगे वो फीमेल वाले आएंगे। तो अब देखो, अगर इसका रेसिप्रोकल क्रॉस होता है तो इस बार तो फीमेल ये था, तो ये वाले कैरेक्टर्स यहां पर शो होंगे। दूसरी बार में अगर ये फीमेल है तो फिर इसके कैरेक्टर्स यहां पे शो होंगे। तो जो रेसिप्रोकल क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस में ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, in the inheritance of the nuclear genes, male and female parent contribute equally to the progeny, and its reciprocal crosses between the parents yield progenies of the identical phenotype except for sex linked genes। sex linked genes में जो प्रोजेनीज होते हैं उसमें उनके फेनोटाइप में अंतर होता है, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। तो आइडेंटिकल फेनोटाइप प्रोड्यूस होता है, ये हम समझ लिए कैसे, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में। बट इन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस only maternal effect appear in the progeny because eggs or ova female gametes contribute large amount of ओप्लाज्म। ओप्लाज्म बोलते हैं जो एग या ओवा जो फीमेल गैमेट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ओप्लाज्म बोलते हैं। तो ओप्लाज्म जो है वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है, लार्जर अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए मैटरनल इफेक्ट्स ज्यादातर अपीयर होते हैं इन द प्रोजेनी। एंड मेनी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए and also in the form of DNA of mitochondria, chloroplast and इंडोसिम्बायोन्स। तो साइटोप्लाज्म के साथ एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये सब भी आता है फीमेल गैमेट वाला। ठीक है, जो फीमेल गैमेट में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये सारी चीजें होती है, तो ये कंट्रीब्यूट होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट और इंडोसिम्बायोन्स इनके डीएनए ये भी फीमेल के तरफ से ही कंट्रीब्यूट होता है। रेसिप्रोकल क्रॉसेस यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। तो हमने ये समझ लिया कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस डिफरेंट रिजल्ट क्यों देता है इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और ये जो मेंडेलियन जो हमने पढ़ा था उसके ये विपरीत है, इसीलिए नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर इसको हम
बोलते हैं। Certain traits of F1, F2 or F3 progeny are not the expression of their own genes but rather those of the maternal parents. तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो F1, F2, F3 प्रोजेनी होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो उसमें कुछ ट्रेट्स ऐसे होंगे जो उनके अपने जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, बल्कि उनके मैटरनल पेरेंट्स का, जो मैटरनल पेरेंट्स के जीन है उनका एक्सप्रेशन होगा। The substance is which produce the maternal effects are transcriptional products, that is mRNA, rRNA, tRNA. तो जो मैटरनल इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो mRNA, rRNA, tRNA, जो RNA होता है न्यूक्लियस के बाहर, mRNA, rRNA, tRNA, तो इसके वजह से मैटरनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, उनको भी एक एक करके देखते हैं। मेल स्टेरिलिटी इन मेज, ये इसकी डिस्कवरी रोड्स ने की थी 1933 में। इसमें क्या होता है, जो मेल स्टेरिलिटी होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। अगर ऑफस्प्रिंग मेल होगा मेज में जब क्रॉस कराते हैं तो वो स्टेराइल होता है, फीमेल होता है तो वो स्टेराइल नहीं होता है, तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। अगर मेल स्टेरिलिटी मेल पेरेंट में है तो वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इनहेरिटेंस, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए गवर्न करता है इसको। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाहर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसको इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लास्टिड का इनहेरिटेंस होता है 4 o'clock प्लांट में। इसको डिस्कवर किया गया था कॉरेंस के द्वारा 1908 में। इसमें क्या होता है, जो कलर ऑफ लीफ होता है वो फीमेल पेरेंट का जो होता है वो उसी के सिमिलर होगा। ठीक है, मेल पेरेंट के क्लोज नहीं होता है, फीमेल पेरेंट का जो लीफ का कलर होगा वही होता है। प्लास्टिड क्या होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, मैंने पढ़ाया आपको प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, फिर जेंकिंस ने डिस्कवर किया था आयोजाप कलर। आयोजाप मतलब जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है मेज में। ठीक है, कॉर्न में लीव का कलर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उसको आयोजाप बोलते हैं। तो इसको डिस्कवर किया था जेनकिंस ने। ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो, क्योंकि ये अपने आप में टफ टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा आसान रखा जाता है चीजों को। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल है इनहेरिटेंस ऑफ कापा पार्टिकल्स। कापा पार्टिकल्स का इनहेरिटेंस होता है पारामीशियम में, यह डिस्कवर किया गया था सोनबर्ग के द्वारा। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है क्लेमाइडोमोनस में। क्लेमाइडोमोनस एक ग्रीन एल्गी होता है एक सेल का, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस का। ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। उसके बाद इथाइडियम ब्रोमाइड हैज अ कैपेसिटी टू म्यूटेट ओनली साइटोप्लाज्मिक जीन्स। तो इथाइडियम ब्रोमाइड जो है ये साइटोप्लाज्मिक जीन्स को ही केवल म्यूटेट करता है, उसको अल्टर करता है। ठीक है, अब अगर उसको अल्टर करने के बाद जो ट्रेट दिख रहा है अगर उसका इनहेरिटेंस हो रहा है तो ये क्या दिखाता है, म्यूटेशन कॉज्ड बाय सच केमिकल इज हेरिटेबल विच शोड द एविडेंस फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का ये एक एविडेंस है। ठीक है, क्योंकि इथाइडियम ब्रोमाइड न्यूक्लियर जीन्स को म्यूटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक जीन्स को म्यूटेट कर रहा है। अब अगर जो भी ट्रेट डेवलप हो रहा है इसकी म्यूटेशन से और वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, उसका ये एविडेंस हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजी को डिटरमिन करने में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का रोल होता है। इससे पहले हमने फीचर्स वाले सेक्शन में इस चीज को रियलाइज किया। उसके बाद cytoplasmic male sterility lines CMS lines have been developed in several crops, for example maize, pearl millet, sorghum, cotton etc. ट्रिक याद रखिएगा MCSC। ठीक है, मेज, पर्ल मिलेट, सॉर्गम, कॉटन। एग्जाम्पल हमेशा इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन क्रॉप्स में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइंस प्रोड्यूस किया गया है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का हम नहीं इस्तेमाल करते तो हमें क्या करना पड़ता है, टसेलिंग करना पड़ता है। मतलब जो मेज क्रॉप है इसके ऊपर जो टसल्स है इसको हमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉलेंस होते हैं फिर उसके थ्रू कैरेक्टर्स इनहेरिट हो जाते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मेल होता है वो स्टेराइल होता है, ठीक है, तो हमें डीटसेलिंग नहीं करना पड़ता है। तो हाइब्रिड मेज सीड मे बी प्रोड्यूस्ड विदाउट डीटसेलिंग, रिमूवल ऑफ टसल मतलब डीटसेलिंग होता है बाय यूटिलाइजिंग साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के मैपिंग में, मतलब क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके रिलेटिव लोकेशन को मैप करने के लिए भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का यूज होता है, ठीक है, इसका भी रोल है। ये किस में होता है, ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनस में, मेज में, इन सब में जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इसका जो मैपिंग करते हैं इसमें इसका यूज होता है। उसके बाद रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ हेट्रोसिस इज गेनिंग इंपॉर्टेंस। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है इसको हम इनहेरिट कराते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, ठीक है। अब इसका यूज हम कहां कर रहे हैं, हेट्रोसिस में। हेट्रोसिस क्या होता है, यील्ड को बढ़ाने, मतलब जो मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, ठीक है, इनका जो यील्ड है, मतलब क्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसका जो यील्ड है, मान लो इसका 200 केजी है, इसका 300 केजी है, ठीक है, यील्ड। अब इनका क्रॉस करके हमें जो ऑफस्प्रिंग मिला वो न 200 है न 300, इन सबसे ज्यादा हमें 1000 केजी इतना का यील्ड दे रहा है पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हेट्रोसिस हो रहा है, इंक्रीज्ड वाइगर। तो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ हेट्रोसिस इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल करके हेट्रोसिस करने में आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है। अब इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। म्यूटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लीड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। अब क्लोरोप्लास्ट डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इनका म्यूटेशन करना आसान है, तो इनका म्यूटेशन करके फिर उसको इनहेरिट कराया जाता है और नए वेराइटीज का डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। अगर किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, अगर आपको कोई कमी लगा तो भी मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूं, क्या मैं चेंजेस करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।